हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कौन से एग्जाम की? यूपी पुलिस री एग्जाम। मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसको आप सही तरीके से सॉल्व करते रहिए। और जो है जीके और जीएस का जो भी कंटेंट है, जो भी आपके पास मैटर है, आप उस मैटर को रिवाइज करते रहिए, या बुक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, या फिर आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। ठीक है। और ये प्रैक्टिस नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस 11। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। किसका? यूपी पुलिस जीके जीएस का। और इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल एमआई कंपटीशन पे आप जो है हिंदी का और मैथ का, करंट अफेयर्स, जीके जीएस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा कि जो गौतम बुद्ध है, कौन? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? सीवी, सौरसेना, शाक्य या सबारा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या सही होगा? जो गौतम बुद्ध थे इनको महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था, यानी महात्मा बुद्ध भी कहा जाता था। क्या? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइएगा? ए, बी, सी या डी? तो जो गौतम बुद्ध थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश से। ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइए? और जो ये शाक्य वंश था इसकी राजधानी उस समय कपिलवस्तु हुआ करती थी। कहां पे? कपिलवस्तु। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये जो अकबर का मकबरा है, मकबरा, ये जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मकबरा बताइएगा। जैसे हुमायूं का मकबरा हुआ, अकबर का, बाबर का, औरंगजेब का। तो इसमें से इंपॉर्टेंट दो तीन लोगों का है। जैसे आप अकबर का देख लिए, हुमायूं, ठीक है, शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों का अगर देख लेंगे, मकबरे से अगर सवाल आपके एग्जाम में बनता है तो आप उसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सिकंदरा, जो कि आगरा में पड़ता है। कहां पे? सिकंदरा, ये याद रखिएगा कि ये आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी, या फिर दिल्ली, या फिर इलाहाबाद? तो बताइए अकबर कौन था और ये किस साम्राज्य का शासक था, बादशाह था? बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस वंश का शासक था, या किस साम्राज्य का शासक था, और ये किस नंबर का कार्यकाल अपने यहां पूरा किया था। तो आपको बता दें जो अकबर था ये मुगल साम्राज्य का शासक था। किसका? मुगल साम्राज्य। अच्छा, ये जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना किया किसने था? तो जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना आपको बता दें तो बाबर किया था। कौन? बाबर। अच्छा, बाबर जब भारत में आया 1525-26 के आसपास, तो ये एक युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध, जो 1526 के आसपास लड़ा जाता है। अच्छा, ये युद्ध जो होता है भाई किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और लोदी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम, देखिएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ होता है किसका युद्ध? बाबर का। कब होता है? ये होता है 1526 के आसपास। ठीक है। और 1526 की लड़ाई में जो पानीपत में हुई थी, उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक होता है, वह बुरी तरह से पराजित होता है और बाबर की विजय होती है। किसकी? बाबर की। बाबर आया कहां से रहता है? तो ये अफगानिस्तान, यानी अफगान उस समय कहलाता था, वहां से आया हुआ था। ठीक है। तो जब इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है उसके बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और मुगल साम्राज्य, ये सवाल पूछा जाए कि किस वंश के बाद आता है, तो आप बताइएगा कि लोदी वंश समाप्त होने के बाद, यानी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की को युद्ध में पराजित कर करके कौन? बाबर जो है वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है। और मुगल साम्राज्य अस्तित्व में कब आता है? तो 1526 में आता है। मुगल साम्राज्य के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक होता है बादशाह अकबर। दूसरे नंबर पर हुमायूं आते हैं, और हुमायूं के बाद आता है आपका अकबर। और यही अकबर जो है तीसरा शासक कहलाए किसका? मुगल साम्राज्य का। और इसका जो मकबरा है सिकंदरा, यानी आगरा में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट हम लोग देखते हैं, और आपका कर्तव्य बनता है
आपका भी कुछ काम बनता है कि आप जो है मुगल साम्राज्य के जो इंपॉर्टेंट बादशाह हैं उनके बारे में 10-10 पॉइंट पढ़ने का प्रयास करिए। केवल पढ़ने का, याद मत करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस सेट का, यानी इस सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना, उस समय 1930-31 के आसपास वहां पे कुछ नेता जो थे वो जेल में बंद कर दिए गए थे। उनको छुड़ाने का भी प्रयास किया गया। किसके समझौते से? गांधी इरविन के समझौते से। ठीक है, तो क्या ये जो समझौता है 1905 में हुआ, 1947 में हुआ, 1931 में हुआ या 1942 में हुआ? तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 1905 का जो ईयर है ये किस लिए फेमस है? तो इसके लिए हम आपको बता दें, बंगाल विभाजन से संबंधित है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल बनता है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ, आप ऑप्शन सही करेंगे 1905। और अगर यह पूछे कि उस समय वायसराय कौन था, देखिए भारत में पहले गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 में की क्रांति हुई। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया 1857 के विद्रोह के कारण। उसको समाप्त करके 1858 में जो सत्ता है वो सीधे ताज यानी ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी। ठीक है, तो जो 1858 आया यानी 57 तक तो हमारे यहां कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल। उसके बाद वायसराय का पद हुआ। ठीक है, और वायसराय का पद कब हुआ? 1858 में। 1858। तो 1858 के बाद से भारत के वायसराय कहलाने लगे। और पहले वायसराय कौन थे? तो आपको बता दें कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वह पहला वायसराय भी बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और सुनिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, कब? उस समय शासक जो था, वायसराय जो था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो अगर एग्जाम में सवाल बनता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, आप बताइएगा कि लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका 1947। तो आपको पता ही है कि भारत जो है 15 अगस्त सन 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। मुक्त हुआ था किससे? अंग्रेजों से। तो लगभग 200 वर्ष के बाद जो है भारत गुलाम से आजाद हुआ था। ठीक है, 200 वर्ष के बाद। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है 1931, इसी में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे तो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन डी देखा जाए तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, 8 अगस्त सन 1942 को शुरू हुआ था। ये डेट इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस लिए चलाया गया था, किसके विरोध में चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को चालू हुआ और अगली डेट को 9 अगस्त को जो है आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। और ये ऑपरेशन जीरो आवर चला करके गांधी जी के साथ साथ समस्त बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया गया। तो ये डेट जो है 8 अगस्त और 9 अगस्त आपको याद करनी चाहिए कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में नारा यह दिया गया गांधी जी के द्वारा कि करो या मरो का। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। एक चीज। अगली चीज कि करो या मारो का नारा दिया किसने था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और एक चीज सवाल पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के बाद चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पढ़िए ध्यान से। और अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए। और ये जो है आपके संविधान से संबंधित सवाल है। स्रोत से क्या? स्रोत का मतलब ये चीज होता है कि जो चीजें कहां से ली गई हैं। तो भारत के संविधान में
कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, वो जो है अलग अलग देशों से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। स्रोत से जो है ये सवाल आपका बन रहा है, पढ़िए। कौन से संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस राज्य से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है, क्या अमेरिका से लिया गया है? आयरिश यानी आयरलैंड इसी को बोला जाता है, आयरलैंड। आयरिश को क्या बोला जाता है? आयरलैंड। या फिर ब्रिटिश संविधान से, या फिर फ्रांसीसी संविधान से? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें ऑप्शन के माध्यम से। पहला ऑप्शन हमारा है क्या? अमेरिका। देखिए, अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में सबसे प्रमुख जो लिया गया है वो है हमारा मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार। यह हमारे संविधान में कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो यह अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में। और मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर कितना? आर्टिकल नंबर 12 से 35। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जब संविधान बना था उस समय हमारे यहां 7 प्रकार की जो है मौलिक अधिकार होते थे। कितने? 7 प्रकार के। अब जो है 7वां जो संविधान था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो आर्टिकल नंबर 300A के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आप याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। और देखिए, तो अब हमारे संविधान में कितने अधिकार बचे? तो 6 अधिकार बचे हैं। 7वां अधिकार हटा दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। अच्छा, संविधान में संशोधन भी एक स्रोत है, तो ये कहां से लिया गया? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। और ये जो संविधान संशोधन है ये आर्टिकल नंबर 368 में आता है दोस्तों। कितना? आर्टिकल नंबर 368। अगर ये पूछे कि संविधान में हम लोग संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से कर सकते हैं, तो ये संविधान का अनुच्छेद जो है 368 बताता है कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और ये जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आयरलैंड, इसको छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से यह लिया गया है कि भारत जो है क्या है? एक संघ है। ठीक है, और जो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है कि भारत क्या है? गणराज्य है। गणराज्य अगर पूछा जाए कि गणराज्य भारत क्या है? गणराज्य है ना, तो ये गणराज्य की पदवी किस संविधान से लिया गया है? तो वह फ्रांसीसी संविधान यानी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड, इसी आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। और राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आपके भाग 4 में प्रदर्शित है। किस भाग में? संविधान के भाग 4 में। और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में, कितने? 36 से 51 के बीच में आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इतना चीज याद रहेगा आपको। एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स आप देख लेंगे तो आपका जो है संविधान का कुछ भाग कवर हो जाएगा। हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ... मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। मतलब कितने मौलिक अधिकार हैं जो भारत में के संविधान में बताए गए? अभी पिछले क्वेश्चन में मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूं, यहाँ पे डीप में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया, कितने मौलिक अधिकार थे जब संविधान बनाया गया। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन मौलिक अधिकार हटा दिया गया। तो एक बार फिर से बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे यहां मौलिक अधिकार जो है 7 हुआ करते थे। कितने मौलिक अधिकार? 7। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इसको
संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। ठीक है, और जब संविधान संशोधन करके हटाया गया तो यह आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया, और 300A में रख करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। मतलब संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो ये चीज आपको याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। और देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए, मौलिक अधिकार जो है ये आपके अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाग 3 और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 के बीच में है आपका क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 थे, एक को खत्म कर दिया संपत्ति के अधिकार को, और ये आर्टिकल 300A में रखा गया, इसको मैं बता चुका हूं। अब जाकर के ये कानूनी अधिकार बन गया है। अब बचा कितना? तो 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। इस प्रकार से आपके पास 6 अधिकार बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करिए सही तरीके से, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ेंगे वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, और तत्काल निकलता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए सही से तो आपको, और ऑप्शन पढ़े एक बार, क्वेश्चन पढ़े, उसमें से आप 40 से 50% क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंप्लीट कर जाएंगे। और सुनिए, ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट होता है, यह क्या होता है? देश का प्रमुख होता है, या सरकार का प्रमुख होता है, या फिर देश और सरकार का प्रमुख होता है, या फिर संसद या पार्लियामेंट का प्रमुख होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताने का प्रयास करिए। क्या देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, या देश और सरकार का प्रमुख, या संसद या पार्लियामेंट का प्रमुख? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, कौन? प्रेसिडेंट। यह आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये जो राष्ट्रपति होगा ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। वहां पे क्या? देश में ही, देश में तो करेगा ही, देश का सर्वोच्च व्यक्ति है। यह विदेश में अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है, आर्टिकल नंबर 1 है आपके पास, आर्टिकल 61, इसके माध्यम से उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग। ठीक है, और जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे वहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि महाभियोग क्या होता है। ठीक। और राष्ट्रपति देखिए, कोई भी हो जब अपना पद ग्रहण करता है तो शपथ लेता है। तो आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह शपथ लेगा। अब इस प्रकार से आपका कर्तव्य बनता है कि भारत का प्रेसिडेंट, यानी जो भाग 5 में दिया गया है, किसमें? भाग 5 में आपका कर्तव्य बनता है कि भाग 5 को पूरी तरीके से एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रमुख होता है। कहां का प्रमुख होता है? देश का। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। यह जो है यह भी संविधान से संबंधित सवाल है कि लोकसभा भारत की सदन का गृह है कौन सा? क्या निचला सदन है, बायां सदन है, ऊपरी सदन है, या फिर दाहिना सदन है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका आंसर करने का प्रयास करिए। तो आपको बता दें कि जो लोकसभा होती है, क्या? लोकसभा, आइए देखिए, लोकसभा इसको बोला जाता है
क्या? निम्न सदन। निम्न सदन क्या बोला जाता है? निम्न सदन। निम्न का मतलब होता है नीचे या छोटा सदन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोकसभा जो होती है हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है, और हर 5 वर्ष के बाद यहाँ के मेंबर, यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ इस पे यहाँ के लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होता है उसका नया गठन होता है हर 5 वर्ष के बाद। इसलिए यह क्या कहलाता है? निचला सदन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। और जो लोकसभा है ये आपका आर्टिकल नंबर 81 में आता है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा का वर्णन है। ठीक है, इतनी चीज इस क्वेश्चन से आप लोग तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। इतना दूर इसलिए हम बना रहे हैं कि इसके बीच में 2 ग्रह है। यहाँ पर बुध ग्रह है और यहाँ पर शुक्र ग्रह है, और ये आपका ये क्या है? मरकरी, ये है वीनस, और ये है अर्थ, और ये है आपका सन। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये है आपका प्रकाश जा रहा है। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो क्या 2 मिनट लेता है, 14 मिनट, 8.3 मिनट या 20 मिनट? देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए सूर्य के बारे में या फिर सूर्य की रोशनी के बारे में, उसके प्रकाश के बारे में कि पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, तो आपकी बुक जो है एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक में दिया है 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को अगर जब आप मिनट में बदलेंगे तो 500 में 60 से अगर भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और इससे जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक में दिया है, और अगर ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सूर्य आया है, सौर परिवार के बारे में, सौर परिवार के बारे में अगर देख लिया जाए तो देखिए ये है आपका सूर्य, क्या है? सन। ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, एक बार देखेंगे फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। सन है, बुध सूर्य है, इसके बाद आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी। ठीक, इसके बाद आता है आपका मंगल, फिर आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि, और फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है आपका नेपच्यून। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में। अगर यह पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट कौन ग्रह है, तो आप यहां पर बोलेंगे बुध है। कौन ग्रह है? बुध है। इसके बाद सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन ग्रह है? वो है शुक्र। उसके बाद पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ऐसा सब लोग जानते हैं। अच्छा, ग्रह जो है और तारे, तारे आसमान में आपको तारे भी दिखाई देते हैं, ग्रह भी दिखाई देते हैं। तो तारे में और ग्रह में अंतर क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी नहीं आएगा तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये क्या है? ग्रह है सब। तो पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो ये जो पृथ्वी है वह सूर्य से दूरी के मामले में किस नंबर पर है 8 ग्रह में? तो तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी है। इसके बाद पृथ्वी के बाद आपका आएगा मंगल। मंगल ग्रह के बाद यहां पे आएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। इसको जो है यूरेनस बोला जाता है, यूरेनस, और इसको नेपच्यून। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। अब पूछा कि सूर्य से दूरी के मामले में 6वें नंबर पर कौन ग्रह है,
तो आप जवाब देंगे सैटर्न यानी शनि। ठीक है, तो ये हमारा सौर परिवार है। अब देखिए, यही जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह है इस प्रकार से। तो किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति के बीच में। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है इसके बारे में बता दें। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, जाना तो नहीं चाहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए क्वेश्चन का आंसर हल्का फुल्का मतलब एनालिसिस करते हुए जाना चाहिए, बट थोड़ा सा एक बार बता देते हैं आपको। इससे आपको यह पता लगेगा कि जब हम थ्योरी की क्लास लेंगे तो उसमें आपको किस प्रकार से समझाया जाएगा चीजों को। तो देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्या क्षुद्र ग्रह, कौन सा ग्रह? क्षुद्र। क्षुद्र ग्रह वह होते हैं ग्रह जो ग्रहों से टूट करके निकले हुए होते हैं। कभी कभार बहुत समय पहले ऐसा कोई परिघटना घटती होगी वहां पे, जिससे ग्रहों से टूट करके जो बनते हैं अलग से ग्रह रहते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के पास एक और उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। क्या नाम है? चंद्रमा। यह उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है पूछेंगे सर, तो ये सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट मतलब जो ग्रह का चक्कर लगाए वह उपग्रह कहलाता है, और जो सूर्य का चक्कर लगाए वह ग्रह होता है। अच्छा, ग्रह और तारे में अंतर क्या है ये भी थोड़ा सा आपको बता दें। तो जो ग्रह है और तारा है, तारे के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और जो ग्रह होते हैं इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और जो तारा होता है इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल से इतने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और बता दें, अगर ये पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में या हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है आपका बृहस्पति। और कौन से ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, वो ग्रह है आपका शुक्र। और भोर का चमकीला तारा या चमकीला तारा किसको कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आप इतने फैक्ट्स को देखे होंगे, और इन फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, कॉपी पे बनाने का प्रयास करिएगा, और ये चीजें आपको जो है याद हो जाएंगी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जीनोस्फीयर कहते हैं, या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं? बताइए। इन्हीं नाम का हिंदी भी नाम होता है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर बहिर्मंडल। तो जो वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल हिंदी में। क्या? क्षोभ मंडल। ठीक है, और इसी क्षोभ मंडल को आपको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर। अच्छा, मंडल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले नंबर पर क्षोभ मंडल आ गया, उसके बाद आएगा आपका समताप मंडल, जिसमें एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसमें आसानी से गमन करता है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होता है वह समान होता है। समताप मंडल के बाद आएगा आपका मध्य मंडल, मीजोस्फीयर जिसको कहा जाता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आएगा आपका आयन मंडल, आयन मंडल। अच्छा, आयन मंडल इसलिए फेमस होता है कि जितने भी हमारे रेडियो तरंगे होती हैं, यानी जो हम लोग फोन पे बात करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, रडार होते हैं, वो सब जहां पे गमन करते हैं उसको आयन मंडल बोला जाता है, वो सब यहीं पर उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल, यानी सबसे लास्ट में जो आता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती है इसके बारे में हम आपको बता दें। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं,
मतलब बारिश का होना, वर्षा, यानी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं वो आपके कहां घटती हैं, सब की सब जो है आपके क्षोभ मंडल में घटती हैं। और यहीं पर आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिलता है, तमाम प्रकार की गैस देखने के लिए मिलती है, धूल कण देखने के लिए मिलता है, तो सब कहां मिलता है, आपके क्षोभ मंडल में। तो इस क्वेश्चन से, और जो क्षोभ मंडल की हाइट होती है वह लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। कितना? 13 किलोमीटर। और ये मौसम के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, लेकिन एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 13 किलोमीटर होता है क्षोभ मंडल की हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए ये स्टैटिक से सवाल है आपका, और स्टैटिक से आपके एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस होते हैं। और इन चीजों को, इन सवालों को आप सही तरीके से अच्छे वे में देखने का प्रयास करिए और उस चीज को नोट डाउन करते रहिए। क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। और एक बात बताएं, तो इस जो ये हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे। किस पे? एमआई कंपटीशन का टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल। इस पे जो है ये पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप नोट भी नहीं करना चाहते हैं तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्लास ले लेंगे, आपको पता होगा कि आंसर कौन सा सही है और उसका एक्सप्लेन क्या है। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां से पीडीएफ लोड करिए, पीडीएफ लोड करके आप प्रैक्टिस करिए और उसका एनालिसिस करिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। देखिए, एटीएम जानते हैं किस काम में आता है, ये तो सबको ही पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो उसको भी पता है कि एटीएम से पैसा निकाला जाता है। तो जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? एनी टाइम मनी होगा, या फिर ऑटो टेक्नोलॉजी मनी होगा, फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, या फिर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीनरी होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। अब इतना तो पता है कि एटीएम जो है पैसे निकालने की मशीन है, तो क्या इसको हम समझे कि ट्रांजैक्शन मशीनरी कहा जा सकता है? हम ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि हम एटीएम कार्ड लगाए, पिन डाले, पैसा निकल गया, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस फुल फॉर्म को देखिएगा, इसका जो नाम है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, केमिस्ट्री से संबंधित सवाल है आपका। जो अयस्क होता है ना, वो मेन मेन तत्व होते हैं, उन तत्वों से अयस्क निकलता है। मतलब उसके एक प्रकार से उसका ही वो भाग होता है, लेकिन उसका शुद्ध रूप होता है। तो पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट जो है किसका एक अयस्क है? उसी का रूप है, लेकिन उससे उसी भाग से निकला हुआ चीज है। तो क्या एल्युमिनियम का, या फिर आपका लेड का, बेरिलियम का, या फिर टिन का? ये सब क्या है? आपके एक तत्व है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे एल्युमिनियम, लेड यानी शीशा बोला जाता है इसको, बेरिलियम और टिन, ये देखने के लिए आपको मिलता है तत्व के रूप में। तो यही पूछ रहा है कि इन तत्वों में से किसका एक अयस्क है? कौन? बॉक्साइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या सही होगा? एल्यूमिनियम, लेड, या बेरिलियम, या फिर आपका टिन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क कहलाता है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? बताइए, क्या गुर्दा नहीं है, फेफड़ा, कलेजा, या फिर प्लीहा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या सही होगा, इसको बताइए आप लोग। कि जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनमें से, इस क्वेश्चन में आपको एक की पॉइंट ये दिखेगा कि जो नहीं लिखा है इसको पकड़ना है। अगर आप यहां पर ये बोल देंगे कि इनमें से कौन सा उत्सर्जन अंग है, तो कोई भी आप इसमें से ट्रिक करके चले आएंगे, और जब घर पे आएंगे और अपना जब प्रश्न पत्र मिलाएंगे तो 1 नंबर जोड़ेंगे, और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके माध्यम से मिलाएंगे तो कहेंगे अरे सर ये तो हमारा 1 नंबर गड़बड़ हो गया, ठीक कैसे हो गया? तब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं को छोड़ दिया हमने। तो भाई क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से पढ़िए और सहज लैंग्वेज में पढ़िए।
क्योंकि सवाल को जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे, उसको भाषा को पकड़ लेंगे, आप आंसर के पास बहुत नजदीक चले जाएंगे। और बच्चे यही गलती करते हैं कंपटीशन में। अब एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे तमाम प्रकार का प्रेशर है ना, कि गोला भरना है, नाम लिखना है, रोल नंबर गलत ना हो जाए, और वहां का माहौल जो होता है उस माहौल से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो आते हुए सवाल को भी गलत करके आ जाते हैं। इसलिए इस की पॉइंट को आपको पकड़ना है कि क्या नहीं, उत्सर्जन इसमें से कौन नहीं है। तो बताइए, क्या गुर्दा नहीं है, फेफड़ा नहीं है, कलेजा नहीं है, या फिर प्लीहा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द सही हो जाएगा। जो प्लीहा होता है वह आपका उत्सर्जी अंग नहीं होता है। इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन और मिलने के लिए मिल रहा है कि जो गुर्दा है और फेफड़ा है और कलेजा, ये तीनों देखा जाए तो एक प्रकार के क्या है, आपके उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। ठीक। और कोई भी जो अंग होता है, आपके शरीर का पार्ट जो होता है, वह किससे बनता है? तो वो आपके सेल से बनता है। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो वो होता है सेल, यानी कोशिका। क्या होती है? कोशिका। कई प्रकार की कोशिकाएं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के आपके अंग का निर्माण करती हैं, और कई अंग मिलकर के एक पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन से आप देखें इतना फैक्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 13 पढ़िएगा कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। मतलब जो एड्स होता है वह किस चीज को वृद्धि करता है? क्या हीमोग्लोबिन उससे बढ़ता है? जब आपको एड्स होने का पता चलता है, आप जांच करवाते हैं कि एड्स है, तो क्या हीमोग्लोबिन बढ़ता है, या फिर रक्त में टी कोशिका बढ़ती है, या फिर रक्त में आरबीसी बढ़ता है, या फिर मस्तिष्क में ग्रे कोशिका बढ़ती है? देखिए, हमारा ब्लड जो है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग बताइएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ये डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत हिंदी में बोला जाता है, इससे अच्छा है कि इंग्लिश में ही बोला जाए, श्वेत रक्त कणिका। और ये लाल रक्त कणिका होता है, लाल रक्त कणिका। ठीक। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये किसके भाग हैं? आपके ब्लड के भाग हैं, यानी हमारे खून के भाग हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एड्स जो है, ये जो विषाणु है, ये किसकी वृद्धि करता है? तो याद रखिएगा, जो एड्स है ये आपके रक्त में जो है टी कोशिका की बढ़ोतरी कर देता है। जब आपके ब्लड में, आपके खून में टी कोशिका बढ़ जाएगी, मान लीजिए आपका ये ब्लड है, ठीक है, और टी सेल यहां पर है, और ये टी सेल जब आपकी इस कोशिका में, इसमें बहुत वृद्धि होगी, तब जाकर के आपको ये पता लगेगा कि हमारे यहाँ एड्स का विषाणु संक्रमित है, यानी हमारे यहाँ हमको एड्स पॉजिटिव पाया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा।